Hello friends, today I will tell you about the third part of the chapter 2. Now we will start from Rao Sekha. Maharao Sekha was born on 24 September 1433 AD. महाराव शेखा जी थे। इनका जन्म 24 सितंबर 1433 ईस्वी में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोकल और माताजी का नाम निर्वाण था। राम मोकल थे वो आमेर रियासत के एक सावंत थे। जब उनकी उम्र 12 वर्ष थी तब शेखा जी ने अपने पिताजी की जगह पे जिम्मेदारी ले ली थी 1445 ईस्वी में। उदयकरण जो उस वक्त आमेर की शासक थे, उन्होंने शेखा जी को महाराव की उपाधि दी। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अचानक सांखला राजपूत जो नाहरचल के थे उन पे आक्रमण कर दिया। मुल्तान और सेवार और यहाँ युद्ध में विजेता होकर अपनी जो क्षमता थी वो बनवाई। ये प्रथम उनका सफल अभियान था महाराव का। 1473 ईस्वी से 1477 ईस्वी तक राव शेखा ने पानी पठान और नौब सिंह जाटू से लेकर दादरी तक और भी बहुत सारे राजपूत थे, उन पर विजय हासिल की। उन्होंने अपनी सीमा इतार खान से लेकर हांसी तक और हिसार से लेकर हेड़ा खान कायम खाने तक फैला ली थी। उन्होंने अमृतसर को अपनी राजधानी बनाई 1449 ईस्वी में। शेखा ने वहाँ भगवान जगदीश का मंदिर भी बनवाया और शिकारगढ़ किला भी बनवाया 1477 ईस्वी में। उनकी मृत्यु रलावता में 1488 ईस्वी में हुई। वहाँ उनकी याद में एक छतरी भी सेनेटॉप भी बना हुआ है। महाराव शेखा है, उन्होंने 52 लड़ाइयाँ लड़ी अपने जीवन में। उन्हें जो शेखावत जाति है उनका संस्थापक माना जाता है। ये शेखावत सब क्लान कछवाहा डायनेस्टी का ही एक पार्ट है। उनकी वाइफ है गंगा कुमारी, उन्होंने अमृतसर में कल्याण जी का मंदिर बनवाया था। अगले हम बात करते हैं हमीरदेव चौहान 1282 ईस्वी से 1301 ईस्वी तक। बाघ भट्ट के बाद उनका पुत्र जेत्र सिंह जयसिम्हा रणथंभौर का शासक बना। उनके समय में जेत्र सिंह ने अपने यंगर सन हमीरदेव को अपना उत्तराधिकारी बनाया और 1282 ईस्वी में वो सिंहासन पर बैठे। सिंहासन पर बैठते ही हमीरदेव ने दिग्विजय की नीति अपनाई और मांडलगढ़ से टैक्स लेने की शुरुआत की। वहाँ के राजा अर्जुन भीमाराज के जो अर्जुन थे उनको हरा के जब परमार शासक भोज को उन्होंने हराया और इस प्रकार वो नौड से लेकर रणथंभौर वापस लौटे। चित्तौड़, आबू, वर्धनपुर, पुष्कर, चंपा यहाँ से विजित होकर पहुँचे। रणथंभौर में उन्होंने कोटी यज्ञ का आयोजन करवाया अपनी जीत की खुशी में। हमीर ने 17 लड़ाइयाँ लड़ी, उनमें 16 में उन्होंने जीत हासिल की। जब जलालुद्दीन खिलजी ने इस बात को नोटिस किया कि हमीर देव है वो धीरे धीरे अपनी ताकत बढ़ा रहा है, तब उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी सेना रणथंभौर की तरफ बढ़ा दी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है
जायन से लेकर रणथंभौर तक बढ़ा, किले को घेरे रखा। उसने बहुत प्रयास किए, लेकिन सुल्तान किले तक पहुंचने में असफल रहा। फिर उसने सोचा कि मैं अपना साजो सामान लेके चलूं, जब अगली बार मौका मिलेगा तब ज़रूर इसे हराने आऊँगा। जलालुद्दीन खिलजी असफल रहा, क्योंकि हमीर देव उसकी राजधानी के बिल्कुल नज़दीक था और इतने शक्तिशाली राजा को वह हरा नहीं सका। जून 1291 एडी में सुल्तान ने रणथंभौर को ऐसे ही छोड़ के वापस दिल्ली की तरफ बढ़ चला, क्योंकि दिल्ली के अंदर भी कुछ राजनीतिक गतिविधियां ऐसी हो गई थी। 1296 ईस्वी में जलालुद्दीन का भतीजा और उसका दामाद अलाउद्दीन खिलजी ने उसे मारकर दिल्ली के तख्त-ओ-ताज पर बैठा। अलाउद्दीन खिलजी ने चौहानों की बढ़ती हुई ताकत को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने रणथंभौर को छीनने का प्रयास किया, योजना बनाई। उसी वक्त उसे किले पर आक्रमण करने का एक बहाना भी मिल गया। हमीर महाकाव्य के अनुसार हमीर ने एक संरक्षण दिया था मंगोल के विद्रोही मोहम्मद शाह को। मंगोलियन कमांडर मोहम्मद शाह है, वह अपनी लूट बूट के साथ, अपने धन दौलत के साथ रणथंभौर आ गया था। अलाउद्दीन खिलजी की सेना के सामने उसने विरोध कर दिया था और हमीर के महल में, हमीर के स्थान पर वह शरणार्थी बन के आया था। हमीर ने इस बात को क्लियर किया। हमीर ने कहा कि मैं मेरे शरण आए व्यक्ति को अलाउद्दीन के शरण में नहीं भेज सकता। अलाउद्दीन इससे बड़ा नाराज हुआ और उसने रणथंभौर को जीतने का अभियान शुरू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपनी रॉयल आर्मी भेजी, उलुग खान के नेतृत्व में, नुसरत खान के नेतृत्व में, और रणथंभौर को जीतने के लिए 1299 ईस्वी तक सेना वहीं रही। रॉयल आर्मी है झाइन पे से अटैक किया, क्योंकि झाइन था वह रणथंभौर जाने का रास्ता था। हमीर ने इस चुपचाप इस बात को महसूस किया कि कोटि यज्ञ के बाद एक बार हम शांति बनाए रखें। हमीर ने अपने 2 सैनिक भीम सिंह और धर्म सिंह, उनको शत्रुओं के पास भेजा। दोनों ने सेना लेके अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा दिया। भीम सिंह और धर्म सिंह रणथंभौर की तरफ आगे बढ़े लूटपाट की सामान के साथ। जैसे वो रणथंभौर के किले के पास पहुंचे, उनको सूचना लगी कि शत्रुओं ने वापस किले की तरफ आक्रमण कर दिया है। भीम सिंह ने धर्म सिंह को रणथंभौर भेज दिया और खुद शत्रुओं का सामना करने चल पड़ा। उलुग खान ने राजपूत आर्मी को हरा दिया। इसमें भीम सिंह मारा गया युद्ध के दौरान। उलुग खान इसके आगे नहीं बढ़ पाया और दिल्ली लौट गया। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने उलुग खान, नुसरत खान को वापस एक बहुत बड़ी भारी सेना के साथ रणथंभौर को जीतने के लिए भेजा। आर्मी ने रणथंभौर को चारों तरफ से घेर लिया। इसकी बड़ी बड़ी दीवारें थी, टूटने लगी। नुसरत खान एक तोप के गोले से वहीं मारा गया। जब टर्किश आर्मी को ये पता लगा कि हमारे एक सिपह सलार मारे गए हैं, तो भाग से भाग खड़ी हुई। लेकिन उलुग खान ने नुसरत खान की मृत्यु की खबर के साथ साथ ये खबर भी भागती हुई सेना को पहुंचा दी कि अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत बड़ी सेना भेजी है। अलाउद्दीन का नाम सुनते ही सेना में जोश आया और उन्होंने वापस हमला कर दिया।
किले को चारों तरफ से घेरा जा चुका था। ये घेराबंदी बहुत दिनों तक चली। जब बरसात का सीज़न आया तब बहुत भयानक लड़ाई चली और दिल्ली के सुल्तान को पता चला कि अवध ने विद्रोह करना शुरू कर दिया है। वह बड़ा अधीर हो चुका था अलाउद्दीन। उसने योजना बनाई कि षड्यंत्र से, धोखे से कैसे भी करके रणथंभौर को जीतना है। अलाउद्दीन ने आर्मी भेजी। अलाउद्दीन ने एक मैसेज भेजा आमिर के पास कि वह आपके साथ गठबंधन करना चाहता है। आमिर ने अपने दोस्त कमांडर रणमल और रत्तीपाल को भेजा अलायंस करने के लिए। दरबार में सुल्तान ने उनको रणमल और रत्तीपाल को घूस देने का प्रयास किया ताकि अंदर मेरे फेवर में माहौल बन सके। दोनों की धोखेबाजी की वजह से ये टर्किश लोग जान गए थे कि सीक्रेट रोड कौन सी है किले में जाने की। टर्किश आर्मी किले के अंदर पहुंच चुकी थी सीक्रेट रोड से। इतिहासकारों के अनुसार मुसलमानों ने किले को 1 साल से ज़्यादा घेर कर रखा। खाने की कमी पड़ गई थी। आमिर ने डिसाइड किया कि ज़्यादा समय तक मैं अंदर नहीं रह पाऊँगा, तो उन्होंने घोषणा की कि अब हम शत्रुओं से सामना फेस टू फेस करते हैं। इससे पहले राजपूत महिलाओं ने जल जोहर किया। आमिर रानी रंगा देवी और उनकी पुत्री पद्माला के नेतृत्व में। उनकी पुत्री 13 वर्ष की थी उस वक्त। इसके पश्चात राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहना और किला खुलवा दिया। बहुत भयानक लड़ाई हुई। इस लड़ाई में अलाउद्दीन की सेना के सामने आमिर को शहादत प्राप्त हुई। अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अपना अधिकार जमा लिया और उन्होंने 11 जुलाई 1301 AD में अधिकार जमा लिया। अलाउद्दीन खिलजी ने आमिर के कमांडर रणमल और रत्तीपाल को भी मार डाला। ये एक टिप्पणी करते हुए कि जब आप इतने अच्छे राजा के आप वफादार नहीं हुए तो भविष्य में मैं क्या उम्मीद करूँ आपसे, क्या मेरे भी वफादार होंगे। इस रणथंभौर की लड़ाई में के बारे में अमीर खुसरो ने यह भी कहा है कि अलाउद्दीन खिलजी खुद मौजूद था। इतने परिवारों की बलि दी गई, त्याग बलिदान हुआ। आमिर बहुत प्रसिद्ध था, अपनी शब्दों की बात पे रहने वाला था। अपने शब्दों की बात के लिए उसने अपने परिवार की जान न्यौछावर कर दी। सिंह सावन सतपुरुष वचन कदाली फलत एक बार, तिरिया तेल आमिर हट चढ़े ना दूजी बार। ये कहा गया है कि शेर है सतपुरुष, शेर की दहाड़, सतपुरुष के वचन कभी कभी ही निकलते हैं। महिला, बच्चा और आमिर हट, बच्चे का हट, महिला का हट और आमिर का हट एक बार चढ़ जाता है तो दूसरी बार नहीं चढ़ता। ये बातें हैं यहाँ। अपने पिताजी की याद में 32 वर्ष के शासन के दौरान आमिर ने 32 पिलर की एक छतरी भी बनवाई थी रणथंभौर में, जिसे न्याय की छतरी के नाम से जाना जाता है। आमिर देव ने पद्माला तालाब भी बनवाया था अपनी पुत्री पद्माला के लिए। एक कवि विजारतिया आमिर के दरबार में रहा करते थे। आमिर के मृत्यु के पश्चात जो चौहानों का जो शासन है वहीं समाप्त हो गया था।
अब हम बात कर रहे हैं महाराणा प्रताप, जो 1572 ईस्वी से लेके 1597 ईस्वी तक उनका शासन चला। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में विक्रम संवत 1597 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया को हुआ था और ये कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था। प्रताप उदय सिंह के सबसे बड़े पुत्र थे। उनकी माता का नाम जयवंता बाई था। वह पाली राजा अठेराज सोनगरा चौहान की पुत्री थी। महाराणा प्रताप का बचपन कुंभलगढ़ किले में बीता। महाराणा प्रताप की शादी अफजदे पंवार से 1557 ईस्वी में हुई थी और उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया था जिसका नाम अमर सिंह था, 16 मार्च 1559 ईस्वी में। महाराणा प्रताप जब 32 वर्ष के थे, उनके पिताजी की मृत्यु हो गई 28 फरवरी 1572 ईस्वी में गोगुंदा में एक पवित्र दिन पर, धार्मिक दिन पे उदय सिंह को गोगुंदा में ही दफनाया गया। उनका दाह संस्कार किया गया। 28 फरवरी 1572 ईस्वी में जमींदार सामंत लोग थे और वहाँ के लोग थे, उन्होंने मिलकर महाराणा प्रताप महादेव बावड़ी जो गोगुंदा के पास है, वहाँ पत्थरों का एक सिंहासन बना के वहाँ उनका राज तिलक किया। जगमाल को महाराणा उदय सिंह का उत्तराधिकारी माना गया था। उसे राजगद्दी से बेदखल कर दिया गया और इस प्रकार मेवाड़ पर महाराणा प्रताप का राज शुरू हो गया। 1570 ईस्वी में नागौर के दरबार में अकबर ने दरबार लगवाया था, जिसमें अधिकतर राजपूत शासक वहाँ आए थे। मेवाड़ को छोड़ के सबने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। अकबर ने 4 समूह ग्रुप भेजे थे प्रताप के पास समझाने के लिए। पहला ग्रुप भेजा था जलाल खान के नेतृत्व में, जो नवंबर 1572 ईस्वी में प्रताप के दरबार में पहुंचा, महाराणा प्रताप के। दूसरा ग्रुप पहुंचा था मान सिंह आमेर के शासक के नेतृत्व में जून 1573 ईस्वी में, ताकि प्रताप को समझाया जा सके। तीसरा ग्रुप भेजा था भगवान दास जो आमेर के थे, अक्टूबर 1573 ईस्वी में। और चौथा ग्रुप भेजा था टोडरमल के नेतृत्व में दिसंबर 1573 ईस्वी में। जब ये चारों प्रतिनिधि जब असफल हो गए प्रताप को समझाने में, तब अकबर ने इस बात का निर्णय किया कि अकबर को बंदी बना के लाया जाए। इसके लिए उन्होंने अजमेर किले को अपना उपयुक्त समझा कि उनको कैद करके अजमेर किले में रखा जाएगा। वहाँ आज भी एक म्यूजियम है जिसमें बहुत सारे हथियार रखे जाते हैं। कॉलोनियल समय में अजमेर किले को एक हथियारों के समय के तौर पर माना गया। इसे मैगजीन भी कहा जाता है। अकबर ने मान सिंह को अपना मुख्य सिपह सालार सेना का घोषित किया और आसफ खान को उनकी सहायता के लिए भेजा। 3 अप्रैल 1576 ईस्वी में मान सिंह ने अजमेर की तरफ अपनी सेना को आगे बढ़ाया और पहला कैंप लगाया मांडलगढ़ में। 2 महीने के पश्चात उनका कैंप मौलादेव विलेज है, खमनौर के पास, नाथद्वारा में वहाँ पहुँचा। खमनौर हल्दी घाटी के बिल्कुल पास है। दूसरी तरफ जो महाराणा प्रताप की आर्मी थी वहाँ पहुँच चुकी थी। महाराणा प्रताप ने भी वहीं पास में हल्दी घाटी के पास में अपना कैंप लगाया। ये पहाड़ियाँ गोगुंदा और खमनौर के पास है। इस प्रकार इन घाटी में एक बार में एक ही व्यक्ति आ सकता था, इसलिए यहाँ बहुत ही कम सैनिक थे। प्रताप की सैनिक पहाड़ियों के पीछे छिपे हुए थे और अचानक उन्होंने घात लगा के हमला किया। मुगल सैनिक थे, उनको पता नहीं था कि अचानक हम पर इस प्रकार हमला भी हो सकता है।
क्योंकि मुगलों ने कभी इस प्रकार के सिपाहियों का सामना नहीं किया था। अंत में दोनों तरफ की जो आर्मी है 18 जून 1576 ईस्वी में उन्होंने एक दूसरे पर युद्ध की घोषणा कर दी। पहला अटैक राजपूतों ने किया और इतना भयानक अटैक था कि मुगलों को लगा कि चारों तरफ से जान बचाना मुश्किल है। हाकिम खान सुर के नेतृत्व में जीत हासिल हुई महाराणा प्रताप की सेना को। मुगल इतिहासकार बदायूनी खान लिखते हैं कि उस वक्त मुगलों की जो सेना थी चारों तरफ दौड़ रही थी अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए। मियातर खान है जो कि रिजर्व सेना के सुप्रीम कमांडर थे, उन्होंने अफवाह फैला दी कि सम्राट अकबर खुद अपनी सेना लेके आ रहे हैं। ये सुनकर सेना में जोश आया और सेना उनके सामने खड़ी हुई। इस राजपूत सेना अपनी प्रथम जीत से खुश होके उन्होंने अपने सिपाहियों को रक्तलाई है जो कि नदी बनास के किनारे पर है वहाँ पर भेज दिया। यहाँ पे आपस में लड़ाइयाँ भयानक लड़ाई हुई। राणा का जो हाथी था पूना और राम प्रसाद और जो वो मुगलों के हाथियों से गजमुक्त और गजरा से भिड़ पड़े। मुगलों ने हाथीराम प्रसाद को कब्जे में ले लिया। उनका महावत मर चुका था। एलिफेंट राम प्रसाद है, ये मुगलों के लिए बहुत ही बड़ी जीत थी। अकबर ने इसका आगे चल के नाम पीर प्रसाद रखा। उस वक्त मुगल आर्मी को चारों तरफ से प्रताप की सेना ने घेर लिया था। झालामान जो बड़ी सादरी के थे, उन्होंने देखा कि मुगलों की सेना राणा प्रताप की तरफ बढ़ रही है, तो उन्होंने निवेदन किया उनसे, प्लीज़ टेक द रॉयल सिंबल ऑफ एंड गिव इट टू मी, प्लीज़ गो अवे फ्रॉम द बैटलफील्ड एट दिस क्रिटिकल टाइम फॉर द बेनिफिट ऑफ मेवाड़। उन्होंने कहा, महाराणा जी आप ये मुकुट मुझे दे दीजिए, विकट समय है, आपके जीवन के साथ कुछ भी हो सकता है, आपका जीवन मेवाड़ के लिए बहुत ज़रूरी है। तो राणा प्रताप ने इस बात को स्वीकार किया और अपने घायल घोड़े चेतक के साथ वो चल पड़े और राज मुकुट झालामान को दे दिया। जैसे ही रॉयल सिंबल एक्सचेंज हुआ, झालामान के ऊपर पूरी सेना टूट पड़ी। झालामान ने बड़ी बहादुरी से उनका सामना किया और शहादत को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप का वफादार घोड़ा चेतक एक नाले को पार करते वक्त जो खाई थी बलीचा में, वह गिर पड़ा, घायल हो गया। उस वक्त बलीचा विलेज में जब महाराणा प्रताप अकबर के बीच में जब युद्ध चल रहा था, एक धार्मिक युद्ध नहीं था, ये प्रकार से राजनीतिक युद्ध था। ये दो राजनीतिक सत्ताओं के बीच युद्ध था। महाराणा प्रताप के आर्मी चीफ हाकिम खान सूर थे, जबकि मुगलों के आर्मी चीफ राजा मान सिंह थे। कितनी बड़ी बात है कि मुगलों की सेना का मुखिया हिंदू है और महाराणा प्रताप की सेना का मुखिया एक मुस्लिम है। लोग राजनीतिक पावर की लड़ाई करते थे। हल्दीघाटी युद्ध के बाद क्या हुआ? हल्दीघाटी युद्ध के बाद महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा में ने स्टे कर लिया, रुकी रही और मुगल आर्मी आगरा चलेगी। महाराणा प्रताप ने अब कुंभलगढ़ के पास वहाँ अपनी ताकत को मजबूत किया और गोरिल्ला वारफेयर के माध्यम से मुगलों को छकाते रहे। 3 बार अकबर ने और सेना भेजी थी मेवाड़ को जीतने के लिए। शाहबाज खान के नेतृत्व में 15 अक्टूबर 1577, 15 दिसंबर 1578 और मई 1580 फर्स्ट अटैक शाहबाज ने कुंभलगढ़ में किया। एक बार फिर से 1580 में अब्दुल
रहीम खान खाना को अकबर ने भेजा, लेकिन उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। इस प्रकार मेवाड़ आर्मी है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में पूर्ण नहीं हुई। माफी चाहूँगा, मुगल आर्मी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल नहीं हुई। उधर मेवाड़ आर्मी राजकुमार अमर सिंह के नेतृत्व में बहुत शक्तिशाली हो चुकी थी। उन्होंने कुंभलगढ़ को भी जीत लिया था। अकबर ने जगनाल ख्वाजा के नेतृत्व में फिर सेना भेजी, लेकिन सफल नहीं हुई। जुलाई 1582 ईस्वी में प्रताप ने अपनी आर्मी के माध्यम से मुगल आर्मी पे दीवार के पास, दीवार का युद्ध है 1585-1593 ईस्वी में, अपनी सेना के माध्यम से भयानक आक्रमण किया। प्रताप ने इस एरिए को मुगलों से छीन लिया, चित्तौड़गढ़ और मांडल को। चित्तौड़गढ़ और मांडल को छोड़ के सारा एरिया छीन लिया था। ये अवसर आया शेरपुर पर आक्रमण करने का। अब्दुल रहीम खान खाना की फैमिली को अमर सिंह ने कैद कर लिया था। महाराणा प्रताप को जब ये सूचना लगी तो उन्होंने मना किया अमर सिंह को कि अब्दुल रहीम खान खाने के परिवार को वापस भेज दिया जाए इज्जत के साथ। इस घटना से अब्दुल रहीम खान खाना बहुत प्रभावित हुआ। प्रताप ने अमर सिंह के साथ और भी स्थानों पे आक्रमण किया और इस प्रकार पूरे दीवार पर जो इलाके पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। जब ये खबर, प्रताप की मृत्यु की खबर 19 जनवरी 1597 को कि मरने की खबर जब अकबर के पास पहुंची, बड़ा दुखी हुआ वह। उसकी सिचुएशन के बारे में ऐसा कहा जाता है, दूर शाह आडा ने अकबर के दरबार में एक बात कही है, एज लेगो अंदाग पग लेगो अननामी गहलोत रन जीते गायो दसन मूंड रसना उसी निसास मुक मरिया नायन तू मृत सहा प्रताप सी। उन्होंने कहा है, बहुत लंबे समय तक आपने बहुत से लोगों से युद्ध लड़े हैं, जीते हैं, लेकिन जैसा अदम्य साहस महाराणा प्रताप में था वैसा किसी में नहीं है। राणा प्रताप on your day the emperor pressed his tongue in between his teeth and cried severely because neither did you sacrifice your horse nor did you bow your turban in front of anyone. Really you are the winner by all means. इसका मतलब ये भी है कि राणा प्रताप अपनी मृत्यु तक किसी भी सम्राट के सामने नहीं झुके। तो यहाँ अकबर ने अपने दांतों को भींच लिया और चिल्ला रहा है कि तुमने इतना साहस के साथ हमारा सामना किया और न अपनी पगड़ी किसी के सामने झुकाई है। कॉलोनियल जेम्स टोल्ड है, उन्होंने हल्दी घाटी के युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपल्ली कहा है और दीवार के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा है। अगली बात करते हैं रावचंद्र सेन की। 1562 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक रावचंद्र सेन का जन्म 16 जुलाई 1541 ईस्वी को हुआ। वह मालदेव झाला रानी स्वरूप देव के पुत्र थे। स्वरूप देव है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी मालदेव से कि चंद्रसेन को मेवाड़ का राजकुमार बना दिया जाए। वह जब मालदेव की मृत्यु हुई, चंद्रसेन मारवाड़ के, मेवाड़ के नहीं मारवाड़ के शासक बने 31 दिसंबर 1562 ईस्वी में। वह सबसे नौजवान थे अपने भाइयों में, जिसकी वजह से उनके भाई उनसे नाराज़ हो गए। बड़े भाई राम अकबर के पास चले गए और उनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे सेना में लिया जाए। अकबर तो इसी ताक में बैठे थे। शॉर्टली इसके पश्चात अकबर ने एक आर्मी भेजी हुसैन कुली खान के नेतृत्व में जोधपुर, और
जोधपुर पर उन्होंने कब्जा कर लिया मई 1564 ईस्वी में। मारवाड़ के शासक चंद्रसेन वहाँ से भाग खड़े हुए और जोधपुर से भाग खड़े हुए और उन्होंने भद्राजून में शरण ली। 1570 ईस्वी में चंद्रसेन ने नागौर का दरबार लगाया और वो वहाँ अकबर के व्यवहार को देख रहे थे। अपने कम्पिटिटर उदय सिंह के द्वारा उन्होंने नागौर दरबार छोड़ दिया और वापस लौट आए। जब अकबर को इस बात का पता लगा तो उन्होंने राय सिंह बीकानेर के राजा को जोधपुर का भी चीफ बना दिया और उन्हें रावचंद्र सेन को कुचलने के लिए भेजा। अकबर ने एक बड़ी आर्मी भेजी भद्राजून की तरफ। फ्रॉम भद्राजून चंद्रसेन ने अपने भतीजे कल्ला के साथ सोजत पहुंच गए। उनका अनुसरण करते हुए मुगल आर्मी वहाँ पहुंच गई। रावचंद्र सेन सिवाना की तरफ आगे बढ़े। उस सिवाना से चंद्रसेन है सचियाय पहुँचे, सारा हिल्स पहाड़ियों में पहुँचे और वहाँ 11 जनवरी 1581 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी समाधि बनी हुई है। रावचंद्र सेन को एक भूला हुआ राजा या एक भूला हुआ सम्राट के तौर पर भी याद किया जाता है। तो हाँ, तो बच्चों, ये मेरा थर्ड पार्ट था जिसका मैंने ये चाहा था कि मैं इसको चैप्टर को पूरा कर सकूं, लेकिन मेरा ये प्रयास है कि 30 मिनट्स तक का ही वीडियो बनाएं ताकि आप उसको समझ सकें। मुझे उम्मीद है ये आपको अच्छा लगेगा और इसी प्रकार से आप मुझे मोटिवेट करते रहें। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। और इससे अगले वाला जो पार्ट 4 होगा उसमें ये चैप्टर का कंक्लूजन आ जाएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।